हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ोगे वर्तमान और ह्रासमान फलन मानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है। तो बच्चों जैसा उसका नाम है वर्तमान मतलब वर्तमान मानी बढ़ना, ह्रासमान इसका मतलब घटना। ठीक है, तो वर्तमान का मतलब बढ़ना और ह्रासमान का मतलब घटना। जो फलन हमेशा निरंतर बढ़ते जाते हैं उनको हम वर्तमान कहेंगे और जो निरंतर घटते जाते हैं उनको हम ह्रासमान कहेंगे। बस इतनी बात है। यहां पर देखो समझना है कि हम फलन कैसे जान पाएंगे कि ये वर्तमान है, कैसे जान पाएंगे ह्रासमान है। एक सीधा सा एक कोई फलन हम इस प्रकार से लें कि f(x) बराबर ये x²। इस पर पहले हम विचार कर लेते हैं। f(x) बराबर x²। इस पर अगर विचार करें तो बच्चों यहां पर इस फलन का हम ग्राफ बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से इसका ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझते हैं, देखो x y और इस फलन f(x) बराबर x² का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये परवलय का समीकरण होता है। तो इसका ग्राफ खींचोगे किधर, x ये y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। f(x) बराबर x² का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। बच्चों यहां पर देखिए, यहां से मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से अगर हम दाईं ओर के ग्राफ को देखें, मूल बिंदु से दाईं ओर के अगर ग्राफ को देखें तो यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x के मान को बढ़ाएं, जैसे ये तो x बराबर 0 हो गया, यहां x का मान 1, यहां 2, यहां 3, जैसे जैसे x के मान को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे f(x) का मान मतलब ये ग्राफ का मान वैसे ही हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये इस तरीके से देखो, हमने यहाँ x का मान 1 लिखा तो यहाँ पर देखो ऊंचाई इतनी हो गई, ये 2 लिखा तो ऊंचाई और बढ़ी, 3 लिखा और ऊंचाई बढ़ी। जैसे जैसे x के मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो यहां कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु से बाएं से दाईं ओर जब जैसे जाते हैं तो वो ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। हम कह सकते हैं कि यहां पर फलन हमारा वर्तमान है। कैसा है, वर्तमान है। अगर हम यहां इधर की बात करें, देखो यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां से अगर बाएं से दाईं ओर हम आए, इधर देखो मूल बिंदु से इधर की ओर बात कर रहे हैं, यहां से अगर बाएं से दाईं ओर हम जाए तो यहां देखिए -3 है तो यहां से ग्राफ की ऊंचाई इतनी है। देखो है -3 पर ग्राफ की ऊंचाई इतनी है, फिर -2 किया तो ग्राफ की ऊंचाई घट गई, फिर -1 किया तो ग्राफ की ऊंचाई और घट गई और x बराबर 0 पर हम मूल बिंदु पर पहुंच गए। तो हम देख सकते हैं कि लगातार ये देखो ऊंचाई इसकी घटती जा रही है। तो यहां पर फलन क्या है, ये ह्रासमान है। यहां पर फलन क्या है, ह्रासमान है। तो हम ग्राफ देख के तो बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारा फलन वर्तमान कब है, हमारा फलन ह्रासमान है या वर्तमान है। ये ग्राफ से तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं। देखो एक और बात समझो, यहां एक और बात आपको समझनी है। इस प्रकार से देखो हमारे पास कोई फलन है और इसका कुछ हम ग्राफ यूं ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। ठीक है, यहां पर हमने जो ग्राफ बनाया वो इस प्रकार से। आप ग्राफ को देख करके आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये फलन हमारा वर्तमान है। ग्राफ को देख के तो बता सकते हो, क्योंकि ये देखो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा वर्तमान फलन है, ये ग्राफ लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखो, एक और बात समझो, इस ग्राफ पर अगर ये बिंदु कोई एक ले, एक कोई बिंदु ले और इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, यहां पर देखिए स्पर्श रेखा खींच दें यूं ऐसे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में, स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में ये न्यून कोण बनाती है। ध्यान से देखें, स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ में कितने का कोण बनाती है, 90 से छोटा कोण बनाएगी। अगर ये फलन हमारा वर्तमान होगा तो इस फलन पर अगर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा सदैव 90 से छोटा कोण बनाएगी। कहीं भी स्पर्श रेखा खींचे, यहां पर देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसी खींचेगी, ये x अक्ष के साथ कोण बनेगा वो भी 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वर्तमान फलन है और वर्तमान फलन के
इस ग्राफ पर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा सदैव x अक्ष के साथ में न्यून कोण बनाएगी, अर्थात 90 से छोटा कोण बनाएगी। बच्चों एक बात और याद रखनी है, किसी भी रेखा की अगर हम प्रवणता जानते हो, किसी भी रेखा की अगर हम प्रवणता जानते हो तो देखो, हम थोड़े से पीछे की बात करें, क्लास 11th में आपने प्रवणता पढ़ी है, स्पर्श रेखा पढ़ी है, मतलब किसी भी रेखा का समीकरण पढ़ा है और उस रेखा के समीकरण में प्रवणता भी पढ़ी है। प्रवणता क्या होती है? प्रवणता का मतलब होता है रेखा की ढाल। प्रवणता कह सकते हैं, रेखा की ढाल कह सकते हैं। हालांकि हम अभी इससे आगे एक टॉपिक हमें मिलेगा, इससे आगे एक टॉपिक मिलेगा स्पर्श रेखा और अवलंब, यही इसके आगे वाला ठीक टॉपिक होगा। अवकलन के अनुप्रयोग में तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पर्श रेखा और अवलंब। वहां भी हमें प्रवणता ज्ञात करनी होती है और फिर इसके बाद हमें स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण भी ज्ञात करेंगे, तो वो आगे की बात है। हम फिलहाल यहां प्रवणता की बात करें अगर आपसे, तो किसी भी रेखा की प्रवणता होती है वो हम लिख देते हैं, क्लास 11 में पढ़ा है, m बराबर tan थीटा। कितना लिखते हैं? m बराबर tan थीटा। m क्या है? इसकी प्रवणता है। प्रवणता बराबर होता है tan थीटा, और यहां पर थीटा का मान जो हमने बताया है वो 90 से छोटा है। थीटा का मान कितना है? 90 से छोटा है। यदि थीटा का मान 90 से छोटा रख दिया जाए तो tan थीटा का मान जो होगा वो प्लस वैल्यू देगा। ध्यान दें, यहां से आपको पता है ये x अक्ष, ये y अक्ष, 0 से 90 के बीच के साइन कॉस, टेन कॉट सेक कोसेक सभी निष्पत्तियां प्लस में होती हैं, आपको पता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा का मान होगा वो क्या होगा? tan थीटा का मान प्लस वैल्यू देगा। tan थीटा का मान क्या देगा? प्लस वैल्यू देगा। याद रखना है आपको कि किसी भी रेखा की प्रवणता हम लोग अभी तक जानते थे कि अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो उसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। लेकिन यहां पर अवकलन के अनुप्रयोग के द्वारा हम लोग सीखेंगे, अभी इसके आगे वाले, हमने जैसा कि बताया कि इसके आगे वाला एक जो टॉपिक है उसमें आपको यह सीखना है कि किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो इसको हम dy/dx से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? dy/dx। y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष जब करते हैं तो हमें मिलता है dy/dx, और ये dy/dx होता है वो रेखा की प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये प्रवणता है, देखो ध्यान दें, ये हमने बताया कि इस प्रवणता को क्या लिखेंगे? dy/dx लिखेंगे, और ये dy/dx बराबर यहां क्या हो जाएगा? tan थीटा। और हमने बताया कि tan थीटा का मान आपको यहां पर क्या मिलेगा? प्लस वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां पर प्लस वैल्यू होगा। अगर ये फलन हमारा क्या है? वर्धमान है, तो dy/dx का मान क्या मिलेगा? प्लस वैल्यू मिलेगा। इतना आपको याद रखना है। अगर हम बहुत ध्यान से समझो भैया, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि अगर कोई फलन हमारा वर्धमान है तो हम क्या करेंगे? उस फलन का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy/dx मिल जाएगा। और dy/dx का मान अगर ये प्लस वैल्यू आ जाए तो हम लिख देंगे कि फलन हमारा कैसा है? वर्धमान है। ठीक है, फलन हमारा वर्धमान है। एक बात और समझो ध्यान से, अगर हमारा कोई फलन, देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाओ, एक दूसरा और आपको इस प्रकार से देखो ग्राफ खींचना, इस प्रकार से, और इस ग्राफ को देख कर बड़े आराम से कह सकते हो कि ये फलन हमारा ह्रासमान फलन होगा। क्यों होगा? कि ये निरंतर देखो नीचे की ओर कम ही, ये यहां पर ग्राफ की ऊंचाई छोटी होती चली जा रही है ना। ग्राफ की ऊंचाई पहले देखो इतनी थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो ग्राफ की ऊंचाई घटती चली जा रही है। इसलिए इस फलन को हम क्या कहेंगे? इस फलन को हम कहेंगे ह्रासमान फलन है। और यहां इस ग्राफ पर अगर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर फिर स्पर्श रेखा खींच दें, ध्यान दें, इस बिंदु पर क्या कर दें? स्पर्श रेखा खींच दें, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में जे कोण बनाएगी, वो कोण, स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगी वो कोण सदैव 90 से बड़ा होगा। यहां पर आप देख सकते हो, चित्र में भी देख सकते हो कि दिखाई ये दे रहा होगा कि ये कोण 90 से बड़ा है। ठीक है, अगर कोई फलन कैसा है? अगर कोई फलन ह्रासमान फलन है तो उस ह्रासमान फलन के ग्राफ पर कोई बिंदु लें और उस पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा सदैव क्या होगी?
यहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण 90 से अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे आ जाओ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा की प्रबलता आपकी m बराबर tan थीटा वाले फॉर्मूले से हम यहां से देख सकते हैं कि m बराबर tan थीटा, और tan थीटा का मान अगर 90 से बड़ा है तो tan थीटा का मान कैसे आएगा, माइनस वैल्यू होगा। ध्यान दें कैसे होगा, हमने आपको बताया कि अगर tan थीटा का मान 90 से अधिक है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर tan थीटा का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो अगर यहां पर m बराबर माइनस, हमने बताया कि अगर माइनस में आता है, और m बराबर होता क्या है, अभी बताया कि m बराबर प्रबलता होती है, और यहां पर हम लोग प्रबलता किस प्रकार लिखते हैं, dy/dx से लिखते हैं। तो ये dy/dx हमें कैसे मिल गया, देखो माइनस में मिल गया। तो यहां पर अगर dy/dx का मान माइनस में आता है, अगर dy/dx का मान माइनस में आता है तो हम कहेंगे कि ये फलन हमारा कैसा है, ये फलन हमारा ह्रासमान फलन है। ठीक है, इतना आपको जानना है। देखो बच्चों और भी कुछ बातें हैं, एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत आपको समझना है। चलो इसको देखो समझते जाओ, स्क्रीनशॉट लो और इसको बढ़िया से समझ लो। देखो ये अगर आपने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ लिया, प्रश्न तो ऐसे मानो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, सीधा प्रश्न करोगे तो आपको प्रश्न में समस्या बनेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया फिर आपके सवाल तो एकदम आसान हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखो बच्चों यहां पर एक बात और समझते हैं, किसी दिए गए अंतराल में हमें चेक करना है कि फलन हमारा, किसी दिए गए अंतराल में हमें चेक करना है कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। देखो ध्यान दें, जैसे हम ये मान लें कि हमारे पास कोई a, b, ये आपका एक कोई अंतराल है। इस अंतराल में कोई दिया गया फलन fx वर्धमान है। यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x बराबर क्या हो, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा कैसा है, वर्धमान फलन है। और ये दूसरा पॉइंट और आपको नोट करना है, अंतराल a, b में fx ह्रासमान फलन है। fx क्या है, ह्रासमान है। यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x का जो मान है वो 0 से छोटा निकलता है। अगर f डैश x का मान 0 से छोटा है तो फलन fx क्या है, ह्रासमान है। तीसरा और पॉइंट याद रखना है, अंतराल a, b में fx अचर फलन है। अगर ये अचर फलन है तब यहां लिख दें, यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x क्या होना चाहिए, f डैश x बराबर 0 होना चाहिए। अगर f डैश x बराबर 0 है तो ये फलन हमारा कैसा है, अचर फलन है। यदि f डैश x का मान 0 से छोटा है तब हमारा फलन वर्धमान है। f डैश x का मान 0 से बड़ा है तब हमारा फलन क्या है, इस अंतराल में वर्धमान होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी, बिल्कुल एकदम आसान, सारी आसान बातें हो जाएंगी। इनको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, आगे एक बात और समझनी है कि फलन हमारा निरंतर वर्धमान कब कहलाएगा, और निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कब कहलाएगा, और इसी प्रकार एक निरंतर शब्द हटा दें, वर्धमान कब कहलाएगा या ह्रासमान कब कहलाएगा। देखो एक ग्राफ के से पहले समझना है, ग्राफ से समझना है बड़े आराम से। देखो ध्यान दें, अगर कभी कोई ग्राफ इस प्रकार से है, यहां से देखिए अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से है तो इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे ये निरंतर वर्धमान है। देखो बढ़ता चला जा रहा, कहीं रुकेगा नहीं, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे निरंतर वर्धमान, इसको हम लोग कहेंगे निरंतर वर्धमान। ठीक है, और यदि यहां पर ऐसी स्थिति आ जाए, देखो ध्यान दें कि ये यहां से यहां तक देखो गया, ये इतना बढ़ा, और फिर इसके बाद में इसने बढ़ा, ये ऊपर की ऊंचाई उठना बंद कर दिया, सीधा थोड़ी देर के लिए चला, और फिर इसके बाद फिर ये देखो ऊपर हो गया,
तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, यहां पर ये फिर बढ़ा और ये इसके बाद फिर रुक गया और फिर ऊपर बढ़ जाए, तो ऐसी स्थितियों को क्या कहेंगे हम, केवल वर्धमान कहेंगे। क्या कहेंगे, केवल वर्धमान। ठीक है, ये निरंतर वर्धमान हो रहा है और ये केवल वर्धमान है, क्योंकि ये बढ़ा फिर रुक गया, फिर बढ़ा फिर रुक गया। देखो घटे ना घटे, ठीक है, बढ़ने के बाद घटे नहीं, बढ़ने के बाद अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, रुक जाए, और फिर इसके बाद फिर बढ़ जाए, फिर रुक जाए, फिर बढ़ जाए। तो ऐसे स्थितियों को क्या कहेंगे हम, वर्धमान कहेंगे। जबकि निरंतर वर्धमान का मतलब सीधा कभी कभी अपनी जगह से कम ना हो, रुके नहीं, बढ़ता चले जाए, निरंतर बढ़ता चला जाए, तो ऐसी स्थितियों को क्या कहेंगे हम, निरंतर वर्धमान कहेंगे। अब इसी प्रकार बिल्कुल ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान समझना है। देखो निरंतर ह्रासमान से मतलब यह है कि यहां से अगर ग्राफ ऐसे आ जाए, यहां से अगर ग्राफ ने इस ऐसी स्थिति बनाई कि निरंतर घटता ही चला गया, घटता ही चला गया, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान। ठीक है, और इस प्रकार से अगर ऐसा हो जाए कि यहां से देखिए, यहां समझते हैं पहले ग्राफ की स्थिति देखो घटी, ठीक है, और फिर इसके बाद ये पैरेलल हो गया, फिर घटी, फिर पैरेलल हो गया, मतलब अपनी जगह पर रुक जाए। घट तो रहा है लेकिन कहीं कहीं रुक रुक के घट रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ह्रासमान, इसको कहेंगे ह्रासमान। ये ह्रासमान है, ये निरंतर ह्रासमान है, ये वर्धमान है, ये वर्धमान है और ये निरंतर वर्धमान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ के माध्यम से समझना है कि वर्धमान कब होता है, ह्रासमान कब होता है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, एक ही अंतराल में फलन कभी बढ़ता है और कभी घटता है, तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि फलन हमारा ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। अगर किसी एक ही अंतराल में, देखो इसके लिए भी आपको यहां समझना, एक बात समझना, देखो ध्यान दें, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, और फिर इसके बाद में यह समझना है कि फलन हमारा कब बढ़ रहा है, एक ही अंतराल में कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। देखो ध्यान दें, आपने बड़े अच्छे तरीके से साइन एक्स का ग्राफ सीखा है। साइन एक्स का ग्राफ लगभग सभी लोग जानते हैं। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से हम लोग यहां पर ऐसे खींचते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो यहां से देखो ये 0 है, ये है आपका पाई, और यहां से ये आपका क्या है, π/2 है। ध्यान से समझो, यहां से हम देख सकते हैं कि यहां तक तो ग्राफ में क्या हुआ, इसकी ऊंचाई बढ़ती गई और इस बिंदु पे जाके रुक गए, और इसके बाद यहां से देखो घटना चालू हो गया, यहां पर आ गए। तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई में, ध्यान दें, अंतराल 0 से पाई में पहले क्या हुआ, 0 से π/2 में वर्धमान हुआ, वर्धमान फलन है ये। देखो 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है, जबकि π/2 से पाई में, π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान है। क्या है ये, ह्रासमान है। तो इस अंतराल में 0 से पाई में दो जगह देखो परिवर्तन हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा। इसका मतलब 0 से पाई में फलन ये हमारा ना वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। इस फलन को हम कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई में ना ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, क्योंकि इस अंतराल 0 से पाई में 0 से π/2 तक तो बढ़ रहा है और π/2 से पाई में घट रहा है। इसलिए एक ही अंतराल में पहले बढ़ा फिर घटा, इसका मतलब अंतराल 0 से पाई में ना तो ये वर्धमान है ना ह्रासमान है। अतः यहां लिखना है, अतः 0 से पाई में fx ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इतना बच्चों याद रखना है। ये सब कुछ अगर आपने पूरा क्लियर कर लिया, अब आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लिखा है, सिद्ध करिए कि r पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखो एकदम आसान प्रश्न ये लिखा हुआ है कि कोई फलन fx जो है वो आपको वर्धमान प्रूव करना है। ये लिखा है fx बराबर 3x प्लस 17, और इसमें आपसे पूछा गया है कि r मतलब किसी भी रियल नंबर पर हमें इसको वर्धमान प्रूव करना है।
जबकि हमने अभी आपको बताया कि वर्तमान के लिए क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब हमें इसकी प्रवणता निकालनी है और देखते हैं कि प्रवणता यदि पॉजिटिव निकलती है, प्लस में निकलती है, तो फलन हमारा वर्तमान होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर कोई फलन हमारा इस प्रकार से है कि वो वर्तमान है, और वर्तमान के लिए देखो ग्राफ यूं ऐसे खींचते हैं, और यहां पर अगर यहां इस बिंदु पर हम प्रवणता इसकी निकालना चाहें, ये स्पर्शी खींचें और इस स्पर्शी की प्रवणता निकालना चाहें, तो यहां पर ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो 90 से छोटा होता है, और 90 से छोटा होता है तो प्रवणता m बराबर tan 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 से छोटे मान लिखेंगे, tan 90 से छोटे मान, मतलब यहां पर 45, 30 कुछ भी मान इस प्रकार से लिखें, तो यहां पर हमें m का मान मतलब प्रवणता का मान प्लस में मिलेगा। और हमने बताया कि प्रवणता होता है dy/dx, अगर dy/dx का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब ये फलन हमारा कैसा है, वर्तमान है। इतनी बात है बस। यहां देखो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान और ह्रासमान चेक करने के लिए यहां पर इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करके जो हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा वही प्रवणता होती है, बस इतना याद रखना है। ये इसको हम देखो f' लिख दें, अर्थात इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें। यहां पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे 3x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये 17 है, इसका अवकलन 0 लिखना है, अर्थात f' का मान हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो हमें लिखा है r में, देखो ध्यान दें, यहां लिखा है r पर आपको r पर हमें f' की वैल्यू निकालनी है, ये कितनी मिल रही है, 3, और 3 वैल्यू कैसी है, प्लस वैल्यू है, कैसी है, प्लस वैल्यू है। r का मतलब ये है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x का मान कोई रियल नंबर, यहां पर x है ही नहीं तो हम यहां क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, मतलब यहां पर किसी भी r के लिए आपको f' का मान प्लस नंबर ही मिलेगा, प्लस वैल्यू ही मिलेगी। यदि प्लस वैल्यू मिलती है तो हम ये कहेंगे कि हमारा फलन जो है वो क्या है, वर्तमान है। आपको ये लिखना है अतः fx वर्तमान फलन है। कैसे लिखना है, fx वर्तमान है, बस इतना आपको लिखना है और आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी यहां पर प्रॉब्लम है उसको मेरे साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी सारी समस्याओं को समाधान कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।